दोस्तों जेके एसएसबी जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम को लास्ट 15 डेज अभी बचे हैं और लास्ट 15 डेज की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना है कि आप ये एग्जाम पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं और ये क्रैक कर सकते हैं। तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए लास्ट 15 डेज की, आज की इस वीडियो में हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। और क्या ऐसी गलतियां हैं जो अभी तक आप करते आ रहे थे और क्या आपको अभी के बाद नहीं करनी है, जिससे आप अपनी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो स्वागत है आपका और एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपका आज के इस एपिसोड में। और यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेकेपी कांस्टेबल की स्ट्रेटजी लास्ट 15 डेज की। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे क्योंकि आई नो आपका टाइम काफी ज्यादा प्रीशियस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को 1.5x करके देखें ताकि आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाए और आप जो है वो चीजें भी सीखें यहाँ से और अपनी स्टडी भी करें। सो यार आपके एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 15 डेज बचे हैं और लास्ट के 15 डेज में क्या आप अलग कर सकते हैं जिससे जो आपको जो है वो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज जो फिजिकल आपका इसके बाद होगा, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। मुझे पता है और ये मैं गारंटी और ये मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि आप में से जिन लोगों का स्कोर 95 आउट ऑफ 100 होगा, जिन लोगों का स्कोर 90 आउट ऑफ 100 होगा, या इनफैक्ट अगर कोई 99 आउट ऑफ 100 भी स्कोर करेगा, अगर उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रेडी नहीं होगा तो भाई साहब वो 0.001 सेकंड से भी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और ऐसा हमने जेकेपी एसआई की रिक्रूटमेंट में बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है और बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया है। ठीक है, आप उन जेकेपी एसआई एस्पिरेंट से पूछ सकते हैं कि भाई साहब आपके जो 0.20 सेकंड से 0.30 सेकंड से आपका रह गया तो अब कैसा फील हो रहा है, कैसा मजा आ रहा है। ठीक है, आई विल टेल यू देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड एंड उसका स्कोर काफी अच्छा था। ही वाज स्कोरिंग अराउंड 110 और उसका इनफैक्ट आरबीए भी था और उस बंदे ने ही हैड लाइक 110 स्कोर और उस बंदे ने वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए उसने तैयारी नहीं की थी, रनिंग नहीं की थी। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद शायद हार्डली 1 महीना उसने प्रैक्टिस करी और अनफॉर्चुनेटली ही वाज डिस्क्वालिफाइड बाय 0.30 सेकंड्स। भाई ये 0.30 सेकंड, ये मिली सेकंड, दीज आर मिली सेकंड्स। आप खुद अंदाजा लगाइए, इससे जो है वो बंदा आउट हो गया था। खैर ये हमारा आज का मुद्दा नहीं, मुद्दा हमारा लास्ट की 15 डेज स्ट्रेटेजी है आपके एग्जाम को लेके। इस पर हम एक अलग जो है वो डिस्कशंस करने जा रहे हैं एक अलग वीडियो में। इसके बाद वो वीडियो आएगा, आप जरूर वो वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने मुद्दे पे आते हैं। देखो यार, मैं मान के चल रहा हूं कि आपका सिलेबस अभी पूरा का पूरा 100% जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी और उसमें मैंने आपको कहा था कि आप चेक रखें अपनी प्रेपरेशन पे कि आप क्या ऐसी चीजें हैं जो कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। यार देखो, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपको कहा था आज का जो लास्ट के 15 डेज बचे हैं या 20 दिन बचे हैं, आपने क्या काम करना है अपने घर वालों के साथ, जिसके साथ भी आप घर पे हैं, कहीं पे भी हैं, आपने क्या काम करना है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 आपने क्या काम करना है, आपने अपनी जो सारी डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करना है। ठीक है, कट ऑफ मतलब कट ऑफ, और डिस्ट्रैक्शन से होने का मतलब आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी हो सकता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो एफबी हो, चाहे वो स्नैपचैट हो, ठीक है, बाकी चीजें हो, ट्विटर हो, ठीक है, तो व्हाट्सएप हो। तो ये सारी चीजें जो है इनको सबसे पहले आप कट ऑफ कर दे, दफा कर दे। ठीक है, मेरा ये पर्सनली मानना है। सोशल मीडिया आप अगर आपको ज्यादा ही यूज करना है तो भाई 1 महीने के बाद यूज कीजिए, और आज तक आपने बहुत यूज कर लिया, बस करो आप फिलहाल 15 दिन के लिए पॉज दे दो इस सोशल मीडिया की लाइफ को, बिल्कुल दफा कर दो, बंद कर दो, सारा बंद कर दो, टोटल डिस्ट्रक्शन दफा कर दो। ठीक है, स्टेप नंबर 1 ये होना चाहिए और ये अभी हो जाना चाहिए, नंबर 1। स्टेप 2 क्या काम करना है आपने? स्टेप 2 आपने अभी जब ये वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद आपने एनालिसिस करना है। आपने एनालिसिस करना है कि आपका सिलेबस कितना कवर हो चुका है और कितना आपने कवर अभी करना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपने 60% सिलेबस आपका हो चुका है और 40% आपका सिलेबस जो है वो नहीं हुआ है. I still remember there was a girl who was texting me on Instagram and she was saying कि सर द प्रॉब्लम इज मैंने जेकेपी कांस्टेबल का सारा सिलेबस कर दिया है बट जो मैथ्स का सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस नहीं कर पा रही हूं मैं, मैथ्स नहीं हो पा रहा है मुझसे. ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग. बोलती है मैथ्स तो रीजनिंग तो मुझे आज आती मतलब आ जाती है लेकिन मैथ्स नहीं हो पा रहा है. तो ये दोनों कलेक्टिवली आपके 25 मार्क्स के हैं. यू शुड नो दिस, और आपको पता भी होना चाहिए ये आपके 25 मार्क्स के हैं. अब ये वाला कंपोनेंट है, मतलब ये मिसकंसेप्शन है. स्टेप नंबर 2, ये जो है वो आपने एनालिसिस करना है. और मैं वो बच्ची की एग्जांपल दे रहा था कि शिवा सेइंग कि सर इतना मेरा कवर है. तो आई जस्ट टोल्ड हर कि भाई मेरी बात सुनो, एक काम करो, मैथ्स के कम से कम 3 या 4 टॉपिक स्किप करो. ठीक है, जिनसे बहुत कम क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जो काफी बड़े बड़े हैं उनको स्किप करो और बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको सारे सबको करो. और जो आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग वाला पोर्शन भी जो है वो आपने कर देना है. रीजनिंग वाला पोर्शन आपने स्किप नहीं करना है. ठीक है, रीजनिंग वाला पोर्शन आपने स्किप नहीं करना है. ओके, यू गॉट इट. तो रीजनिंग वाले पोर्शन को जो है वो आपने करना है, रीजनिंग वाले पोर्शन को, और मैथ्स के कुछ टॉपिक्स को जो है वो करने हैं. मैंने उस बच्ची को ये बताया. अब ये एनालिसिस करना है आपने. थर्ड स्टेप जो है वो आपका इमीडिएट स्टेप 3 जो होगा आपका, ये सारा करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप नोट करें आपका सिलेबस जो है वो, जो पेंडिंग है आपका सिलेबस पेंडिंग, उसको कॉपी पे लिखें या व्हाइट पेज पे सामने रखें और उस सिलेबस को जो है वो 5 दिन के अंदर अंदर खत्म करें. 5 डेज के अंदर अंदर, जैसे तैसे. ठीक है, 5 डेज के अंदर. अब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ ये चीजें हो गए. अब हम स्टेप 4 पे आते हैं और जो मेजर स्टेप होगा आपका, स्टेप 4 होगा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन. क्या होगा? टाइम डिस्ट्रीब्यूशन. अब टाइम आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, और टाइम मेरे हिसाब से यहां पे आपके टाइम के 3 सेगमेंट्स होने चाहिए. यहां पे आपके टाइम के 3 पार्ट्स होने चाहिए. पार्ट 1 होना चाहिए आपका प्रैक्टिस का. देखो, पार्ट 1 होना चाहिए आपका, केयरफुली देखिए, पार्ट 1 होना चाहिए आपका प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस मार्क्स. यहां पे भाई मैंडेटरी हो जाता है, सेक्शनल मार्क्स और फुल लेंथ मार्क्स आपके मैंडेटरी हो जाते हैं, कंपलसरी हो जाते हैं. पार्ट 1 हो गया आपका प्रैक्टिस मार्क्स, और पार्ट 2 हो गया आपका प्रैक्टिस रिवीजन, और पार्ट 3 हो गया आपका सिलेबस की कंप्लीशन, जो आपका पेंडिंग है वो करना है आपने. आई नो आपको बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग आएंगे और वो ये कहेंगे कि भाई साहब नहीं अभी नया कुछ नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस नया आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, नई चीजें आपने कुछ नहीं पढ़नी है, कोई फायदा नहीं है. भाई मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट के 5 दिन लगा दो, जोर लगा दो. ठीक है, आपने सिलेबस जितना पेंडिंग है आपका, क्या पता है भाई, जो आप आज के बाद 5 दिन में पढ़ोगे, क्या पता उसमें से 8-10 क्वेश्चन हो जाए और उन्हीं से आप इन हो जाओ. ठीक है, राइट एट द मोमेंट आपको कोई भी किसी भी चीज को स्किप करने की गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए. ठीक है भाई. अब बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि भाई मिसकंसेप्शन होती है कि भाई साहब नहीं, इंग्लिश तो आता है मेरा 25 में, इंग्लिश में मुझे 25 में 25 मार्क्स आ जाएंगे, और लगता है कि भाई जीके और करंट अफेयर्स में मुझे 25 में से 25 आ जाएंगे, उसके बाद जीके, जम्मू एंड कश्मीर जीके 10 में से 10 आ जाएंगे. हाँ ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में अगर मेरे 10 भी आ जाएंगे तो बहुत है, इस तरह से लोगों को ये लगता है. उसके बाद कंप्यूटर में लोगों को लगता है कि भाई नहीं, मतलब 15 में से 11 या 12 तो आने ही आनी चाहिए. ठीक है, 11 और 12 तो आने ही आनी चाहिए. तो इस तरह से वो कैलकुलेशन लगाते हैं भाई, फिर लास्ट पे कहते हैं कि नहीं, मेरा स्कोर जो है वो 100 में से 90 के आसपास आएगा तो बड़ा है, बहुत है, या 85 भी आ जाएगा तो बड़ा है, बहुत है. ठीक है, 85. ये एक सबसे बड़ी रॉन्ग कैलकुलेशन होती है जो हम कर रहे होते हैं कि भाई इसमें से मुझे इतने आएंगे, इसमें से मुझे इतने आएंगे, इसमें से मुझे इतने स्कोर आएगा. भाई आपको क्या पता है उस वाले कंपोनेंट से कितने टफ क्वेश्चंस पूछे जाएं, ऐसे टफ क्वेश्चन हो कि जो किसी को भी ना आए. ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन रहती है कैंडिडेट्स को के दिमाग में और मन में कि भाई ये वाला कंपोनेंट में मुझे फुल स्कोर आएगा, ये वाले कंपोनेंट में मुझे फुल मार्क्स आएंगे.
और एट द एंड क्या होता है, फिर जब पेपर आ जाता है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन डाला होता है, उस टाइम पे मतलब जो आपने क्वेश्चन ठीक भी आ रहे होते हैं, जो आपको ठीक क्वेश्चन करने भी होते हैं उनको, मतलब मान लो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। अब इसका ए है, बी है, इसका डी है, ये इसका सी और इसका ए। अब आपने क्या काम किया, अब आप कंफ्यूज हो गए, यहां पे ऑलरेडी आपको प्रेशर काफी ज्यादा है, आपने उल्टा कर दिया, डी का इधर कर दिया ए, फिर इधर कर दिया सी, इधर कर दिया फिर डी, इधर कर दिया, मतलब इधर कर दिया बी, इधर कर दिया ए और इधर कर दिया सी। तो ये देखो फिर 5 के 5 क्वेश्चंस आपके उड़ गए। और एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में गलत होने का मतलब है आपसे कम से कम 5 से 10,000 बच्चे आपके रैंक के ऊपर चले जाएंगे। इस चीज का नुकसान आपको भुगतना पड़ता है तब जब आपका रिजल्ट आता है और आपको दिखाई देता है कि भाई 0.25 पे कितने लंबी लाइन लगी हुई है, कितने बड़े लोग बैठे हैं 0.25 पे। ठीक है, अगर आपको 65 स्कोर आया है, फॉर एग्जांपल 65 स्कोर आया है और 65 पे आपके स्कोर में आपको 65 स्कोर आने के बावजूद 65 प्लस करके जो है वो 65 आपका स्कोर आया है और 65 करके जो है वो क्या हो रहा है आपका यहां पे 65.5 है आपका स्कोर 65.5 और आप देखोगे कि 65.5 इतनी लंबी लाइन लगी हुई है भाई, कोई 150 200 300 बच्चे एक ही पॉइंट पे हैं। तो एक क्वेश्चन आप गलत करोगे गोया कि आपसे हजारों बच्चे आपसे ऊपर चले जाएंगे, आपका रैंक नीचे आ जाएगा। तो यहां पे यू कैन नॉट प्रिज्यूम कि भाई साहब ऐसा मैं यहां पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूं या मैं चल रही हूं, एज्यूम करके मान के चल रही हूं मैं कि मुझे इतने में से इतना स्कोर आ जाएगा एंड आई विल बी एबल टू क्वालिफाई एंड आई विल बी एबल टू क्रैक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये जस्ट एक मिथ होता है हमारे दिमाग में और हमें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसमें से इतना पोर्शन आता है, ये मेरा पोर्शन स्ट्रांग है, काफी ज्यादा फख्र है मुझे, प्राउड है अपने इस कंपोनेंट पे और मैं इसमें अच्छा कर सकती हूं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो आप ये सोचोगे कि भाई साहब मैं ये वाला कंपोनेंट स्किप कर दूंगी या कर दूंगा और उसके बाद जो है वो मैं उसमें से पूरे से बाकी में से सारे मार्क्स खींच लूंगा और उसमें से जाने दो। लेकिन आपको क्या पता कि बाकी कंपोनेंट्स में से मान लो इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट टाइप के आए हैं और 5 ऐसे टफ आए हैं कि आप कोई कर ही नहीं पाया। जीके और करंट अफेयर्स में से मान लो 5 करंट अफेयर के इतने टफ आ गए कि कोई कर ही नहीं पाया। जम्मू एंड कश्मीर जीके में से मान लो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कोई कर ही नहीं पाया। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में मान लो कोई 10 एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब 10 तो नहीं होंगे, कम से कम 5 एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कोई कर ही नहीं पाया। कंप्यूटर में कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कोई कर नहीं पाएगा। तो आप खुद देख लो 21 ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफी ज्यादा टफ थे और जो बहुत कम लोग कर पाए। अब इससे आप अंदाजा लगा लो भाई, यहां पे अगर आपने मैथ्स छोड़ ही दिया है, रीजनिंग छोड़ ही दिया है, 25 में से तो मतलब 5 तो आपके ऑलरेडी टफ थे और फिर ऊपर से आप और डर गए और आपका आपको कंफ्यूजन, आप नर्वस हो गए और 25 में से सिर्फ आप 5 या 7 क्वेश्चन जो है वो ठीक कर पाए हैं, बाकी सारे गलत हो गए हैं। तो ये चीज होती है भाई। तो इस चीज में आप ना रहे कि भाई मैं इसमें से इतना स्कोर करूंगा, इसमें से इतना स्कोर करूंगी। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। तो स्किप कहने का मतलब यह है कि स्किप कोई भी चीज नहीं करनी है, सारा का सारा करके जाना है। नाउ अब मैं आपको बोल रहा था, बात हमारी चल रही थी आपके सेगमेंट्स की, आपके जो सिलेबस है, आपके सिलेबस को जो है आपके सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है, आपके टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या काम किया, प्रैक्टिस मॉक्स, रिवीजन और आपने टाइम इसमें पार्ट्स मैंने आपको बता दिए क्या क्या पार्ट्स आपके रहने चाहिए। अब ये जो मॉक टेस्ट है दोस्तों, मॉक्स में आपको सेक्शनल मॉक्स देने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट। अब मान लो अगर आपका इंग्लिश सारा का सारा कंप्लीट है तो भाई लगा लो टेंसेस पे एक टेस्ट लगा दो, टेंसेस पे मॉक टेस्ट लगा दो। ठीक है, मॉडल्स पे लगा दो। अभी हमने रिसेंटली मॉक टेस्ट लगाए हैं, अभी हमने रिसेंटली सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है वो जारी किए हैं, वो आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। हमारी ऐप पे मिल जाएगा, हमारी ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट चले जाओगे ऐप में, वहां पे मिल जाएगा।
सेक्शनल मॉक टेस्ट, उसके बाद टेंसेस, मॉडल्स, और उसके बाद फिर आता है आपका टेंसेस, फिर उसके बाद आपका नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, ठीक है, उसी तरह से आपका वर्ब है, ठीक है, मॉडल्स है। तो आप सेक्शनली जो है वो टेस्ट देना शुरू कर दें, और उसमें से आप देख लो कि मान लो अगर 10 क्वेश्चन थे, 10 में से अगर आपके 6 ठीक है और 4 गलत है, इसका मतलब जो 4 गलत है उनको एनालिसिस करो, देखो भाई कि आपने क्या गलती की है, क्या गड़बड़ किया है, क्या ब्लंडर कर दिया उन 4 क्वेश्चंस में। जो 4 क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए, जो 4 क्वेश्चंस आपसे गलत हो गए, तो उनको देखो ना यार, वो 4 क्वेश्चंस कैसे गलत हो गए आपसे, उन चीजों का एनालिसिस करो। लाइकवाइज वही चीज अप्लाई होती है आपकी जीके पे भी। उसमें फिर जियोग्राफी उठा लिया आपने, पॉलिटी का कंपोनेंट उठा लिया, स्टैटिक जीके उठा लिया आपने, ठीक है, स्टैटिक जीके उठा लिया आपने। तो वो सारी चीजें जो है वो कंपोनेंट वाइज जो है वो टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज जो है वो उठाएं, और उसके बाद ही जो है वो यू विल बी एबल टू गेट अ गुड स्कोर, ठीक है। तो आप सेक्शनल मान लो अगर आपने जियोग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर दिए रिवर्स पे, तो रिवर्स पे मान लो 15 क्वेश्चंस का आपने मॉक टेस्ट दिया जिसमें आपके 6 ठीक हुए और 9 गलत हुए। तो उससे आप एनालिसिस करेंगे कि भाई ये जो 9 मेरे गलत हुए हैं क्यों गलत हुए, ठीक है। आपने प्रॉपर एनालिसिस किया, आपने एनालाइज किया कि भाई ये जो 9 मेरे क्वेश्चन हैं गलत हुए, उनको आप मार्क करोगे, देखोगे कि भाई कहाँ से गलती हुई, क्या हुई। नेक्स्ट, अब स्टैटिक जीके का जो मैं कहूँ तो ओवरऑल जीके पे आप मतलब प्रॉपर 4 घंटे आपके जाने चाहिए, जिसमें आपके 3 घंटे स्टैटिक जीके पे और 1 घंटा आपका बाकी रिवीजन पे मॉक्स पे लगना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ 5 से 6 घंटे आपके जो है वो इसमें जाने चाहिए। सो नाउ अगर मैं आपको कहूँ तो 12 से 13 घंटे का आपका पूरा प्रॉपर शेड्यूल रहना चाहिए, पूरे मतलब स्टडीज़ मिनिमम, ये मैं कह रहा हूँ आपको कम से कम आपका इतना जाना चाहिए। बाकी यार इसको जितना लंबा खींच सकते हो आप, लाइक जितने ज़्यादा आवर्स आप दे सकते हो उतने ज़्यादा आवर्स दो अपनी स्टडीज़ को, अपनी स्टडी को, ठीक है। लेकिन मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ कि 12 टू 13 आवर्स आपके स्टडी में जाने चाहिए, इतना आपका जाना चाहिए भाई। मैं आपसे हर बार ये कहता हूँ कि भाई लास्ट के दिनों आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो और लाइक उनके साथ बोलो कि हमारे साथ कोऑपरेट करो, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी जो है वो आपको देने चाहिए, जहाँ से आपको मिलते हैं वहाँ से आप दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे लाइक सिर्फ मेरा ही आप दें, आप 1 2 3 चैनल्स के, अलग-अलग चैनल्स के आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें। हर जगह से आप देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। देखिए याद रखिए हर दिन का या लाइक 2 दिन के बाद आपका 1 मॉक टेस्ट जाना चाहिए, 3 दिन के बाद आपका 1 मॉक टेस्ट जाना ही जाना चाहिए। तो इस पे जो है वो आपने पूरी की पूरी कोशिश करनी है, पूरा का पूरा जो है वो आपने फ़ोकस इस तरह का देना है। तो मॉक टेस्ट ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल लेके जाती हैं, और मॉक टेस्ट से ही हमें पता चलते हैं हमारे वीक एरियाज़ कहाँ पे है, किन एरियाज़ में हम गलती कर सकते हैं, और किन एरियाज़ में हम गलती मतलब सुधार सकते हैं अपनी, जो कि हमारे पेपर में हमें लाइक हेल्प करेगा हमारी गलती को सुधारने में, ठीक है। बाकी यार मुझे लगता है फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपकी कोई सजेशंस है, राय है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को जॉइन करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है वो मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, पेड मॉक टेस्ट मिलेंगे, और इसी के साथ में मुझे लगता है फ़िलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।